प्रिय प्रदेशवासियों, हमारा महान देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस ऐतिहासिक दिवस पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। इस शुभ अवसर पर हम उन सभी देशभक्तों को नमन करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कड़ा संघर्ष किया और कुर्बानियाँ दी। धामी गोलीकांड, समझौता आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन तथा श्वेत सत्याग्रह जैसी घटनाओं ने हमारे स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा दी। प्रदेश के अनेक वीर सपूतों ने आज़ाद हिंद फौज में शामिल होकर स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे प्रदेश के लोगों ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमेशा सर्वोच्च बलिदान दिया है। कम आबादी के बावजूद हमारे प्रदेश के जवान भारी संख्या में सैन्य बल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि वीर नायकों को 4 परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। देश का पहला परमवीर चक्र भी कांगड़ा जिला से संबंधित मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रदान किया गया था। उनके अलावा कैप्टन विक्रम बत्रा, सूबेदार मेजर संजय कुमार और लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। भाइयों और बहनों, हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने आपकी सेवा में 3 वर्ष और 8 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस अवधि में हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी वर्गों तथा सभी क्षेत्रों का अभूतपूर्व विकास किया है। सत्ता संभालते ही हमने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था। आज मैं साफ करना चाहता हूं कि हमारे लिए व्यवस्था परिवर्तन का मतलब क्या है। जब समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकार बिना मांगे सहायता पहुंचाए तो यही व्यवस्था परिवर्तन है। जिसकी समाज में कोई आवाज़ नहीं है, उसकी आवाज़ बनकर सरकार उसके साथ खड़ी हो, यही व्यवस्था परिवर्तन है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने इस संकल्प को धरातल पर साकार किया है। अनाथ बच्चों, विधवा बहनों और एकल महिलाओं, किसानों, बागवानों तथा युवाओं के लिए अनेक योजनाएं तैयार कर उन्हें लागू किया गया है। इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है और उनका जीवन बदल रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार ने वर्ष 2032 तक हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे अमीर राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। आर्थिक संकट की चुनौती को पार करते हुए अब हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। वर्ष 2022-23 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2,14,952 रुपये थी, जो 2025-26 में बढ़कर 2,83,626 रुपये हो गई है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने और प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए हम हर मंच पर लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदेश के इतिहास में पहली बार अदालत के माध्यम से जीती लड़ाइयां से प्रदेश को अपने हक वापस मिलने शुरू हुए हैं। कड़छम बांगटू परियोजना में मुफ्त बिजली के रूप में हमारा हिस्सा 12% से बढ़कर 18% हो गया है, जिससे हर साल 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हो रही है। जबकि पूर्व सरकार ने 1.5 साल तक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती ही नहीं दी, लेकिन हमने इसकी मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की और हिमाचल प्रदेश के लोगों को उनके अधिकार वापस दिलाए। इसी तरह वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल का मालिकाना हक वापस लेने के मामले में 23 सालों से चल रही लड़ाई में भी हमने जीत हासिल की है, जिससे प्रदेश के खजाने में 450 करोड़ रुपए आए हैं। इस फैसले से प्रदेश को हर साल 20 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होगी। हमारी सरकार ने किशाऊ बांध परियोजना में भी बड़ी सफलता हासिल की है। इस परियोजना का काम पूरा होने पर हिमाचल को बिजली के रूप में हर साल 100 करोड़ यूनिट बिजली की हिस्सेदारी मिलेगी, जिससे प्रदेश को लगभग 600 करोड़ रुपए की सालाना आमदनी होगी। पिछली भाजपा सरकार ने इस मामले में प्रदेश के हितों के साथ समझौता किया था। अगर मैं इस मामले में
सख्त रुख नहीं अपनाता तो राज्य पर 800 करोड़ रुपए का बोझ पड़ता। हम शानन विद्युत परियोजना को फिर प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से हिमाचल प्रदेश के लंबित 7200 करोड़ रुपए के बकाये की वसूली के लिए भी लगातार लड़ाई जारी है। इस दिशा में हिमाचल को अच्छे संकेत मिल रहे हैं। इसी तरह चंडीगढ़ में प्रदेश के 7.19% हिस्से के लिए भी हमने आवाज उठाई है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार कभी भी प्रदेश के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी और हम लोगों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सभी चोर दरवाजों को बंद करने का प्रयास किया है। हम हर उस चोर दरवाजे को बंद कर रहे हैं जहां से प्रदेश की संपदा को लूटा जाता रहा है। हमारी सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आया है। हम साफ नियत से प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए पूरे समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पिछली भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जिसकी परतें धीरे धीरे खुल रही है। हमारी सरकार का साफ संदेश है, कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पिछली भाजपा सरकार ने बद्दी में कस्टमाइज पैकेज के नाम पर करीब 5000 बीघा जमीन कौड़ियों के भाव अपने मित्रों को बांट दी। इसी तरह हिमकेयर योजना में पुरुषों की बच्चादानी के ऑपरेशन जैसे ऐसे बिल बनाए गए जो अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करते हैं। या प्रदेश की जनता के पैसे का खुला दुरुपयोग है और इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। जब तक ऊपर से किसी का संरक्षण ना हो तब तक प्रदेश की संपदा की ऐसी लूट नामुमकिन है। इसलिए पिछली भाजपा सरकार को इन मामलों पर प्रदेश की जनता को जवाब देना चाहिए। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू की है। हमारा मानना है कि जो व्यक्ति ईमानदार है उसे किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि किसी ने प्रदेश की जनता का पैसा लूटकर संपत्ति बनाई है तो उस संपत्ति को जब्त कर गरीबों और जरूरतमंदों में बांटा जाएगा। हमारा मानना है कि प्रदेश के संसाधनों पर यहाँ के लोगों का हक है, जिन्हें किसी भी कीमत पर लूटने नहीं दिया जाएगा। प्रिय प्रदेशवासियों, हमने जब सत्ता संभाली थी तो वित्त वर्ष 2022-23 में प्रदेश पर 76,700 करोड़ रुपए का कर्ज था। इसके अलावा प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों की 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां भी पिछली भाजपा सरकार छोड़कर गई। लेकिन हमारी सरकार ने प्रदेश के संसाधनों को बढ़ाया और हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाए। 16वें वित्त आयोग ने वर्ष 1952 से संविधान के आर्टिकल 275/1 के अंतर्गत प्रदेश को मिल रही 8 से 10,000 करोड़ रुपए के आरडीजी को बंद कर दिया। केंद्र सरकार का इरादा था कि हमारा राज्य इस आर्थिक संकट से उभर नहीं सके, लेकिन मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश इस वित्तीय संकट से बाहर आ चुका है। हमारे प्रयासों से आज प्रदेश आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहा है। यह बहुत खेद की बात है कि केंद्र सरकार के नेता बार बार यह टिप्पणी करते हैं कि हमारी सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों का वेतन नहीं दे पा रही है। मैं साफ शब्दों में उन्हें कहना चाहता हूं कि वित्तीय अनुशासन लाने के लिए ऐसा सिर्फ एक बार 6 दिनों के लिए किया गया था। हिमाचल प्रदेश अब अपने पांव पर खड़ा हो चुका है। मैं उन्हें यह भी बताना चाहता हूं कि 65 से 70 साल के पेंशनरों का पूरा एरियर हमने दे दिया है और धीरे धीरे बाकी बकाया भी दे दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, यह पहली बार है कि हमारी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का दृष्टिकोण अपनाया है। पहली बार अच्छी शिक्षा के लिए घर के नज़दीक सीबीएसई स्कूल शुरू करने की पहल की गई है। प्रदेश के 156 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न लागू किया
गया है, जिससे सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है। अब तक 24,000 से अधिक बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सीबीएसई स्कूलों में दाखिला लिया है। इन स्कूलों में प्रदेश सरकार केवल 2,000 फीस ले रही है, जबकि प्राइवेट सीबीएसई स्कूलों में 50,000 से अधिक फीस वसूली जाती है। सीबीएसई स्कूलों में 80% मेरिट के साथ अध्यापक चयनित होकर आए हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब सरकारी कर्मचारी भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था तब मजबूत होगी जब गांव में रहने वाले मेरे भाई बहन घर पर ही 20 से 30 हजार रुपये कमाएंगे। प्रदेश के इतिहास में पहली बार गाय के दूध का खरीद मूल्य 61 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का मूल्य 71 रुपये प्रति लीटर किया गया है। कांगड़ा जिला के ढगवार में प्रदेश का पहला ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट 250 करोड़ रुपए की लागत से इस साल दिसंबर में काम करना शुरू कर देगा, जहां प्रतिदिन 1.5 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग शुरू होने से हजारों दूध उत्पादकों को लाभ होगा। इस प्लांट के शुरू होने से कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और मंडी जिला के हजारों किसान आर्थिक रूप से समृद्ध बनेंगे। हमारी सरकार ने नए होम स्टे बनाने के लिए ब्याज पर सब्सिडी योजना आरंभ की है। नए होम स्टे और मौजूदा होम स्टे में सुधार के लिए 5 करोड़ रुपए के निवेश तक शहरी क्षेत्रों में 3%, ग्रामीण क्षेत्रों में 4% तथा जनजातीय क्षेत्रों में 5% ब्याज सब्सिडी दी जा रही है। प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना शुरू की है। प्राकृतिक खेती से उगाए गेहूं पर समर्थन मूल्य बढ़ाकर 80 रुपये किया है। वहीं मक्की का समर्थन मूल्य 50 रुपये और कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 150 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया है। पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित कर दिया गया है। वहां के जौ को 80 रुपये समर्थन मूल्य दिया गया है। बड़ा बंगाल को भी हमने प्राकृतिक पंचायत का दर्जा दिया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। हमारी सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के चौथे चरण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवाएं बढ़ाने के लिए डीजल बसों की खरीद पर 30% और इलेक्ट्रिक बसों पर 50% सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इससे लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेगी और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। हम प्रदेश के अति निर्धन लोगों के लिए अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करने जा रहे हैं। हिमाचल सरकार ने एसडीएम और वीडियो के माध्यम से अति गरीब परिवारों का चयन करवाया। हैरानी की बात यह है कि प्रदेश में 85,000 परिवार ऐसे हैं जो कभी बीपीएल में आए ही नहीं और इन्हें किसी सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिला। अब तक 1,80,000 अति निर्धन परिवार चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 2,50,000 महिलाएं ऐसी है जिनकी आयु 21 वर्ष से अधिक है। हम इन सभी महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 1500 रुपया प्रति माह की सम्मान राशि देंगे, चाहे एक परिवार में 3 पात्र महिलाएं या इससे अधिक महिलाएं भी क्यों न हो। इसके साथ इन परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली और जिनके पास पक्के मकान नहीं है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। हमारी सरकार ने मछुआरों के कल्याण के बारे में भी गहराई से सोचा और जलाशयों में मछली पर रॉयल्टी को घटाकर 1% किया गया। मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के दौरान मछुआरों को हर साल 3,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। हम उन्हें बोट, रेफ्रिजरेटेड बैंस और दूसरे फिशिंग गियर्स खरीदने के लिए भी सब्सिडी दे रहे हैं ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। किसानों के साथ साथ बागबानों को समृद्ध बनाना भी हमारी सरकार का लक्ष्य है। हमारा राज्य देश की पहली बागवान नीति लागू करने जा रहा है, जिससे लगभग 82,200 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। सेब के लिए
यूनिवर्सल कार्टन को जरूरी बनाए जाने से हजारों बागवान को बेहतर दाम मिलने शुरू हुए हैं और उनका शोषण बंद हुआ है। सेब उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए शिमला जिला में पराला और ढली मंडी, धर्मशाला की पासू मंडी जैसे प्रमुख परिसरों का विकास किया जा रहा है। छैला, नेरीपुल, यशवंत नगर, कुमारहट्टी सड़क के सुधार के लिए 203 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा टिक्कर, जरोल, गहान, खमाड़ी सड़क को अपग्रेड करने के लिए 35 करोड़ 93 लाख स्वीकृत किए गए हैं। ये दोनों सड़कें सेब बागवानों के लिए लाइफ लाइन है, क्योंकि इन्हीं के जरिए ज़्यादातर सेब चंडीगढ़ और दिल्ली की मंडियों तक पहुंचता है। हमारा प्रयास है कि बागवानों का सेब कम समय में बाजार तक पहुंचे ताकि उन्हें उनकी मेहनत का पूरा फल मिल सके। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार इस क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन कर रही है, जिसके कारण प्रदेश ने 100% साक्षरता हासिल की है। हमारे प्रयासों से हिमाचल प्रदेश आज गुणात्मक शिक्षा के मामले में देश में 5वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि 2021 में भाजपा सरकार के कार्यकाल में राज्य 21वें स्थान पर था। हमने सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू की है, ताकि इनमें पढ़ने वाले बच्चे भी भविष्य की चुनौतियों से निपटने के काबिल बन सके। हमीरपुर में प्रदेश का पहला साइंस कॉलेज खोला जा रहा है, जहां बच्चों को विज्ञान की गुणात्मक शिक्षा दी जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में प्रदेश में और अधिक स्पेशलाइज्ड कॉलेज खोले जाए, ताकि हमारे युवाओं को उस शिक्षा के लिए प्रदेश से बाहर ना जाना पड़े और उन्हें अपने ही राज्य में पढ़ाई के बेहतर अवसर मिले। हमारी सरकार हमीरपुर में नया अलाइड एंड हेल्थ केयर कॉलेज भी खोलने जा रही है। यहाँ पर 6 नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। पहले चरण में बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्निक्स और बैचलर ऑफ डायलिसिस टेक्नीशियन के कोर्स शुरू होंगे। प्रदेश का कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे, इसके लिए हमारी सरकार ने डॉक्टर वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत देश विदेश में उच्च और प्रोफेशनल शिक्षा के लिए सिर्फ 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान किया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पारिवारिक आय सीमा 4 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए तय की गई है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार सरकारी स्कूलों के बच्चे विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजे गए। विद्यार्थियों के अलावा 200 शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट पर विदेश भेजा गया, ताकि दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिस को हिमाचल में लागू किया जा सके। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत विधवाओं और विकलांग माता पिता के 18 वर्ष तक की आयु के पात्र बच्चों को 1000 रुपया हर महीने दिए जा रहे हैं। 18 से 27 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्रदेश और बाहरी राज्य के सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में IIT, NIT, IIM, एम्स तथा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश के बाद शिक्षा पर होने वाला खर्च राज्य सरकार उठा रही है। शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 7475 पद भरे गए हैं। TGT आर्ट्स के 425, TGT नॉन मेडिकल के 343, TGT मेडिकल के 169 पद भरे जा चुके हैं। प्रदेश सरकार में JBT के 1700 पद भरे जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने अब तक CBSE स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के लगभग 2000 पदों को भरा है। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मरीजों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं देने और आधुनिक मशीनें उपलब्ध करवाने के लिए हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। हमारे प्रयासों से प्रदेश में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू हुई है। IGMC शिमला, टांडा, नेर चौक मेडिकल कॉलेज के साथ साथ चमियाना हॉस्पिटल में यह सुविधा आरंभ की गई है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल है। अब प्रदेश में
आम आदमी भी इस आधुनिक तकनीक का लाभ उठा सकता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रोबोटिक सर्जरी का खर्चा 5 से 7 लाख रुपया आता है, जबकि हम प्रदेश में 30 से 80 हज़ार रुपये में यह सुविधा दे रहे हैं। आईजीएमसी शिमला में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा प्रदान करने के लिए 8 करोड़ रुपया और 256 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन की खरीद के लिए 12 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। आईजीएमसी शिमला राज्य का प्रीमियम स्वास्थ्य संस्थान है, इसलिए इसे यहाँ मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। यहाँ पैट स्कैन की सुविधा शुरू हो गई है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जांच के लिए मरीजों को बाहरी राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। टांडा और हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय में पैट स्कैन मशीनों की खरीद के लिए टेंडर किए जा चुके हैं। शिमला के चमयाना हॉस्पिटल और आईजीएमसी शिमला में अत्याधुनिक 3 टेस्ला एमआरआई सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है, जिससे गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के बेहतर इलाज में मदद मिलेगी। बाकी मेडिकल कॉलेजों में भी यह सुविधा जल्दी उपलब्ध होगी। हम आईजीएमसी शिमला में स्पेक्ट मशीन लगाने जा रहे हैं, जिससे घातक बीमारियों का पता चल सकेगा। इसके अलावा आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज में 6 हाई एंड अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाई जाएंगी। चमयाना हॉस्पिटल, आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में आधुनिक ऑटोमेटेड लैब स्थापित करने के लिए 75 करोड़ रुपया जारी किए गए हैं। इन प्रयोगशालाओं में खून के एक ही नमूने से कई तरह की जांच की जा सकेगी, जिसकी रिपोर्ट भी बिल्कुल सटीक होगी। स्वास्थ्य संस्थानों में डायग्नोस्टिक सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि मरीजों को समय पर और सटीक जांच की सुविधा मिल सके। आधुनिक चिकित्सा मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर लगभग 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और टेक्नीशियनों की कमी दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी है। हमारी सरकार ने पिछले 3.5 सालों में 398 मेडिकल ऑफिसर्स के पद भरे हैं और 346 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। स्टाफ नर्सों के 468 पद भर दिए गए हैं और 200 अन्य पद जल्दी भरे जाएंगे। असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 748 पदों को भरा गया है तथा 530 पद भरे जा रहे हैं। पैरामेडिकल स्टाफ के 326 पद भरे जा चुके हैं और 407 पद भरने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 176 पद भी भर रही है। इसके अलावा रोगी मित्रों के 500 पद भी भरे जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध हो, इस सोच के साथ 330 पीजी सीटें बढ़ाने का फैसला किया गया है। हमने पीजी कर रहे पहले वर्ष के विद्यार्थियों को स्टाइफंड 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये, दूसरे वर्ष के विद्यार्थियों का 45,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपया और तीसरे वर्ष के विद्यार्थियों का 50,000 रुपये से बढ़ाकर 65,000 रुपये किया है। हमने 100 से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में नियुक्त करने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा हमारी सरकार में विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए एनपीए बहाल कर दिया है। हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल्स में मरीजों को क्वालिटी मेडिसिन मिले, जिसके लिए सीधी बड़ी कंपनियों से दवाइयाँ खरीदने की दिशा में हमने कदम बढ़ाए हैं। प्रदेश के गरीब परिवारों को बेहतर उपचार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से हमारी सरकार नई स्वास्थ्य बीमा नीति ला रही है। इस नीति के अंतर्गत गरीब परिवारों को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा और यह सुविधा बहुत ही कम प्रीमियम पर उपलब्ध होगी। हमारे प्रदेश का वातावरण बेहद समृद्ध और अनमोल है। कुदरत ने हमें सुंदर पहाड़, घने जंगल और निर्मल नदियाँ दी है। हमारा दायित्व है कि इस प्राकृतिक संपदा को केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित और संरक्षित रखे। हिमाचल प्रदेश देश को हर साल करीब 90,000 करोड़ रुपए की इकोलॉजिकल सर्विसेज प्रदान करता है। नए जंगल तैयार करना, मौजूदा वनों को बचाना और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए हमने मिशन 32% की शुरुआत कर वर्ष 2030 तक राज्य के फॉरेस्ट कवर को 29.5% से 32% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। जंगल लगाने और जंगल बचाने में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हमने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पौधे लगाने और देखभाल करने वाले महिला मंडलों
और युवक मंडलों को 1,20,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की आर्थिक सहायता दी जा रही है। पौधों के सर्वाइवल रेट के हिसाब से उन्हें इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। मेरी आप सभी से अपील है कि पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम में आप सब बढ़ चढ़कर भाग लें। भाइयों और बहनों, हम आपकी कठिनाइयों से भली भांति परिचित है। गुड गवर्नेंस की ओर कदम बढ़ाते हुए हमने प्रदेश में पहली बार तहसील और उप तहसील स्तर पर विशेष राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर लोगों को कई सालों से लंबित मामलों का निपटारा किया है। अब तक इंतकाल के 5,44,000, तकसीम के 36,870, निशानदेही के 63,000 और दुरुस्ती के 19,890 मामलों का समाधान किया जा चुका है। ऐसा प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के बार बार चक्कर काटने से राहत मिली है। अब सरकारी अधिकारी और कर्मचारी खुद चलकर आम आदमी के पास पहुंच रहा है। हमारी सरकार गरीबों की समस्याओं को करीब से समझने और उनका समाधान करने के लिए गांव तक पहुंच रही है। मैंने खुद बड़ा बंगाल का दौरा किया और रात में रुका भी। आज तक कोई मुख्यमंत्री वहां रात को नहीं रुका था, लेकिन मैंने वहां रुककर आम लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को समझा, उनकी ज़रूरतों को जाना। मैंने प्रदेश के दुर्गम इलाकों जैसे डोडरा क्वार, कुपवी, बागासरान और सरची जैसे क्षेत्रों में रात्रि प्रवास किया। मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी भी सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। लोगों से मिल रहे सुझावों और उनकी समस्याओं को हमारी सरकार अपनी नीतियों और योजनाओं का आधार बना रही है। हमारी कोशिश है कि सरकार केवल बंद कमरों से नहीं बल्कि धरातल तक पहुंचकर लोगों की ज़रूरतों के लिए काम करे। प्रदेश सरकार ने पिछले 3 वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 99,799 नए मामले मंजूर किए हैं। 1050 से 1100 रुपये तक की मासिक पेंशन प्राप्त कर रही 59 वर्ष तक की 2,67,000 महिलाओं को अब तक हर महीने 1,500 रुपया प्रदान किए जा रहे हैं। 100% दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1,700 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपया प्रतिमाह किया गया है, जिससे लगभग 7,000 लोगों को लाभ मिला है। भाइयों और बहनों, प्रदेश की बागडोर संभालते ही समाज के सबसे संवेदनशील और वंचित वर्गों, विशेषकर बेसहारा बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना आरंभ की गई है, ताकि वे सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। इसके लिए देश का पहला कानून हमारी सरकार ने बनाया है। इस कानून के तहत 27 वर्ष तक के 6,000 बेसहारा बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। अब सरकार ही इन बच्चों की माता है और पिता भी है। इन बच्चों की शिक्षा और देखभाल का पूरा खर्चा प्रदेश सरकार उठा रही है। अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए उन्हें 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। कांगड़ा जिला के लुथान में 92 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से 400 आश्रितों के लिए मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसर का निर्माण किया जा रहा है। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को देश के विभिन्न स्थानों पर एक्सपोजर विजिट पर भी भेजा जा रहा है, ताकि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। पर्यटन हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए प्रदेश की आमदनी बढ़ाने और लोगों को रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। कांगड़ा जिला को हिमाचल की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू किया जा चुका है। इसके लिए प्रभावित लोगों को 2400 करोड़ रुपए का उचित मुआवजा दिया गया है। देहरा उपमंडल के बनखंडी में 619 करोड़ से जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जा रहा है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंडी जिला में माता बगलामुखी रोपवे लोगों को समर्पित किया गया है, जबकि चिंतपूर्णी मंदिर और बाबा बालकनाथ मंदिर के लिए रोपवे का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों के साथ साथ कुल 16 हेलीपोर्ट के निर्माण और विकास कार्य प्रगति पर है। मंडी चंडीगढ़, चंडीगढ़ से संजौली, संजौली से रिकांगपिओ और कुल्लू मंडी चंडीगढ़ के बीच हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की गई है।
शिमला प्रदेश की राजधानी है और लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ यातायात की व्यवस्था में सुधार और इसकी खूबसूरती बनाए रखने के लिए 2 सुरंगों का निर्माण किया जाएगा। छोटा शिमला से सीटीओ तक तारों के जंजाल को खत्म करने के लिए अंडरग्राउंड डक्ट बनाई जा रही है। छोटा शिमला से लिफ्ट तक अंडरग्राउंड डक्ट का काम पूरा किया जा चुका है। इसके निर्माण से शिमला का पुराना वैभव लौट रहा है। भाइयों और बहनों, राज्य सरकार ने आय में वृद्धि और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए औद्योगिक विकास को प्राथमिकता प्रदान की है। प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए हम जल्दी ही अपनी नई उद्योग नीति ला रहे हैं। नई उद्योग नीति में उद्योगों को प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा। राज्य सरकार अपने संसाधनों से सोलन जिला के नालागढ़ में 350 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित कर रही है। इसके लिए केंद्र से मिले 30 करोड़ रुपया हमने वापस कर दिया है। अगर केंद्र सरकार की राशि नहीं लौटाई जाती तो उद्योगपतियों को अनिवार्य प्रोत्साहन देने पड़ते, जिससे राज्य के खजाने में बहुत अधिक बोझ पड़ता। ऊना जिले के हरोली में बल्क ड्रग पार्क और सोलन जिले के कंडाघाट में आईटी पार्क विकसित किया जा रहा है, जिससे हमारे युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। जल विद्युत क्षेत्र में छोटी परियोजनाओं को विकसित करना, सौर ऊर्जा परियोजनाओं और गैर परंपरागत ऊर्जा आधारित निवेश को विशेष रूप से प्रोत्साहन किया जा रहा है। हमारी सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण रिकॉर्ड अवधि में पूरा किया है। पेखूवाला, भंजाल और अगलोर सौर ऊर्जा परियोजनाएं इसका उदाहरण है। राज्य सरकार ने ग्रीन पंचायत कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे सभी पंचायतों में 500 किलोवाट की ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजना लगाई जा रही है। इन परियोजनाओं से होने वाली आय का 25% हिस्सा संबंधित ग्राम पंचायत के अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा। भाइयों और बहनों, साफ पानी तक पहुंच सभी का अधिकार है और राज्य सरकार हर नागरिक को साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में साफ पानी की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 2000 करोड़ रुपए की एक योजना तैयार की जा रही है। साथ ही मौजूदा जल बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, उसका पुनर्निर्माण करने और भूजल को रिचार्ज करने के लिए अनेक योजनाएं लागू कर रहे हैं। हम बस यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा की सुविधा प्रदान करने के साथ साथ प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण के लिए भी लगातार प्रयासरत है। प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने अपने पहले ही बजट में पर्यावरण को बचाने के लिए कदम उठाने के बारे में सोचा। इस दिशा में ई व्हीकल की दिशा में हमारे कदम बढ़े हैं। हाल ही में 297 ई बसें परिवहन निगम के बेड़े में शामिल की गई है, जिससे प्रदेश में ई बसों की संख्या बढ़कर 507 हो चुकी है। हम राज्य पथ परिवहन निगम के पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोजन बसों में बदलने पर काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल बसों से 40 से 50 रुपये प्रति किलोमीटर की बचत होगी। प्रदेश सरकार पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें मिलने वाली अनुग्रह राशि में बड़े पैमाने पर वृद्धि की गई है। खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए हमने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि में भी वृद्धि की है। आज मैं जनजीत से विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि पारदर्शी और मेरिट बेस्ड रोजगार प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। हमने सरकारी क्षेत्रों में हजारों युवाओं को रोजगार प्रदान किया है। कांग्रेस सरकार में एक भी भर्ती का पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि पिछली भाजपा सरकार में पुलिस भर्ती पेपर लीक हुए और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों में बड़े स्तर पर धांधली हुई, पेपर तक बेचे गए। हमारी सरकार ने युवाओं के साथ धोखा करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। वन मित्रों के 2061 पद भरे गए। प्रदेश मंत्रिमंडल की हाल ही में हुई बैठक में हमने विभिन्न विभागों में अलग अलग श्रेणियों के 7500 पद भरने की मंजूरी दी। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में मल्टीटास्क वर्कर के 400 पद, शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी के 200 पद, जिला परिषद के अधीन ग्राम पंचायतों के लिए 280 जॉब ट्रेनिंग टेक्निकल असिस्टेंट के पद भरे जाएंगे। इसके अलावा राज्य के 1975 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक चौकीदार तथा एक मल्टीटास्क वर्कर सहित 3950 कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। पुलिस विभाग में हमारी सरकार ने 1088 कांस्टेबलों की भर्ती की है। अब कांस्टेबल के 734 और पदों पर भर्ती होगी, जिसके लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की एकमुश्त छूट प्रदान
की जाएगी। प्रदेश के विकास में सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों का बहुमूल्य योगदान है और हमारी सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमने कर्मचारियों को ओपीएस दी और उनके अन्य लाभ भी दिए जा रहे हैं। हम समझते हैं कि युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ चिट्टे से बचाना भी बेहद जरूरी है। लोगों के सहयोग से हमारी सरकार ने चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान शुरू किया है तथा दूसरे चरण का चिट्टा मुक्त अभियान 7 सितंबर से ऊना जिला से शुरू किया जाएगा। सूचना देने वाले को इनाम दिया जा रहा है, उसकी पहचान भी पूरी तरह से गोपनीय रखी जा रही है। जल्द ही खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से युवाओं को खेलों और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। हमने चिट्टा माफियों की पंचायत स्तर तक मैपिंग की है। नशा माफियों के खिलाफ सख्ती करते हुए हमने पीट एनडीपीएस एक्ट लागू किया है, जिसे पिछली भाजपा सरकार लागू नहीं कर पाई। इस कानून के तहत हमने 205 ड्रग माफियों को हिरासत में लिया है। 400 मामलों में नशा माफियों की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब तक नशे की काली कमाई से अर्जित की गई 20 संपत्तियों को गिराया गया है। हमारा संदेश साफ है कि नशा माफियों की कमर तोड़कर ही दम लेंगे। प्रिय प्रदेशवासियों, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आशाओं और अपेक्षाओं के मुताबिक हमारी सरकार राज्य के हरेक क्षेत्र के विकास और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं तथा समस्त प्रदेशवासियों के सुखमय और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।